हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज तारीख है 24 नवंबर 2025 का पेपर हम डिस्कस करेंगे। एक दिन लेट हो गया है, कहीं चले गए थे, तो फिलहाल शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल। जैसा कि हमने आपको पिछले 2-3 दिन में बताया था कि चंडीगढ़ से संबंधित एक विधेयक आने वाला है, जिसमें चंडीगढ़ का का नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाएगा। अब सरकार ने कहा कि नहीं, हम ऐसा कोई प्रस्ताव लाने वाले नहीं हैं। फिर भी आपको आर्टिकल 240 जानने की ज़रूरत है। इसको आर्टिकल में आप समझ लीजिए। आर्टिकल 240 कहता है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो किसी केंद्र शासित प्रदेश के नियम कानून को बनाए। राष्ट्रपति मतलब भारतीय संसद। तो सवाल ये उठता है कि यदि राष्ट्रपति बनाएंगे तो ये भारतीय संघवाद पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो इस वजह से ये एक आलोचना का विषय बन गया था यह प्रस्ताव। शायद सरकार ने इसी वजह से पीछे कदम उठाया। अब उसी बात हम देखते हैं कि भारत ने कहा कि विकसित देश अपनी नाकामी को विकासशील देशों पे न थोपें। इसका मतलब ये है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके दोषी विकसित राष्ट्र हैं, न कि विकासशील देश हैं। क्योंकि विकसित राष्ट्रों ने औद्योगिक क्रांति के बाद से बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर दिया है, यहाँ तक कि विकासशील देशों का शोषण किया है। वहीं आज विकासशील देशों में जैसे भारत, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ये अभी अपने औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ ही रहे हैं कि विकसित राष्ट्र चाहते हैं कि ये नेट जीरो पे काम करें, जो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कहना है भारत का। तो कार्बन उत्सर्जन के लिए विकसित देश को अधिक जिम्मेदार माना जा रहा है। ब्राज़ील में एक संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ताओं का समापन अत्यधिक मौसम की मार से निपटने के लिए देशों को अधिक वित्तीय सहायता के वायदे के साथ हुआ, लेकिन इसमें जीवाश्म ईंधनों के चरणबद्ध तरीकों से समाप्त करने की कोई रूपरेखा शामिल नहीं थी। इसका मतलब ये है कि ब्राज़ील के अंतर्गत जो भी निर्णय हुए, जो वादे किए गए हैं, वो कहा गया कि अधिक वित्तीय सहायता दिया जाएगा, जबकि उन्होंने जीवाश्म ईंधन से संबंधित कोई रूपरेखा नहीं शामिल की कि हम अभी कितना कम करने वाले हैं। तो ये ब्राज़ील के बेलम में हुआ था, COP30 था, याद रखिएगा। यहाँ पे आग भी लग गई थी 20 तारीख को। फिर पेरिस समझौते की बात किया गया है कि ऐसा नहीं करने से हम पेरिस समझौते में जो 1.5 डिग्री टेम्परेचर पर सीमित रखें और 2 डिग्री तक कभी होने न दें, ऐसा हमने वादा किया था, वो नहीं हो पाएगा। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, जो COP21 के तहत हुआ था। ठीक, तो इसी के साथ हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस में कमी लाना मुख्य रूप से विकसित देशों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। विकासशील देशों का कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन आप पहले कम करिए, हमें पैसा दीजिए, हमें टेक्नोलॉजी भी दीजिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी अधिक बनती है। तो विकसित राष्ट्र ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ विकासशील देशों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। एक में यहाँ चर्चा की गई है ग्लोबल गोल ऑन एडॉप्शन। ठीक, तो ये क्या है? तो ये COP21, ओ सॉरी, ये मतलब पेरिस एक्ट आर्टिकल 17 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक आर्टिकल दिया हुआ था। उसी के तहत COP26 2021 ग्लासगो में हुआ था, तो वहाँ पर इसका प्रस्ताव लाया गया और 2023 और COP28 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया, मतलब इसको लागू कर दिया गया है। तो ये सवाल पूछ सकता है कि गोल अडॉप्शन कब आया? तो 2028 में शुरू हो गया, सॉरी 2023 में, COP28 में प्रस्ताव 2021 में आया था, COP26 में आया था। ये हम देखेंगे। अगर हम पेज नंबर 8 पर भी देख लेते हैं, क्योंकि इसकी आधी बातें पेज नंबर 8 पर लिखी होती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, ये लिखा हुआ है कि भारत द्वारा लंबे समय से लंबित पेरिस समझौते अनुच्छेद 9.1 पर ध्यान देने की शुरुआत का समर्थन करने के लिए अध्यक्षता के प्रयासों की सराहना की गई। तो आर्टिकल 9.1 क्या है? न्याय संगत परिवर्तन तंत्र की स्थापना, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ वो हैं जो जिन्हें विकासशील
कम विकसित या फिर अल्प विकसित राष्ट्र हैं और जो ज़्यादातर दक्षिणी गोलार्ध में पड़ते हैं उनको कहा जाता है। ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका को कहा जाता है। देखो यहाँ पे है, तो इस तरीके से हमने इसको देखा। अब हम देखते हैं फिर से दूसरा आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल है, जैसे हम बात करेंगे पहले यहाँ संयुक्त राष्ट्र में सुधार विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता। ये सीधा सीधा मेंस का सवाल बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार विकल्प नहीं रह गया है अब कि करें या फिर ना करें, बल्कि करना अनिवार्य हो गया है। संयुक्त राष्ट्र कब बना था? 1945 में बना था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसको लाया गया था और ये 1945 में न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 193 देश अभी तक इसके मेंबर बन चुके हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग भी हैं, जिसमें सबसे पावरफुल एक आता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। उसमें P5 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन है? रूस है, USA है, चीन है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। ये सब वीटो पावर रखते हैं। वीटो पावर में क्या होता है कि अगर इनमें से किसी भी देश ने वीटो लगा दिया, मतलब वो प्रस्ताव अस्वीकार मान लिया जाएगा। इसके 6 अंग हैं, जिसमें हमने देखा इकोनॉमिक सोशल पे है, ICJ है, महासभा है, सचिवालय है और ये है। तो इस तरीके से है, आप इसको देखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आखिर में संयुक्त राष्ट्र में सुधार अनिवार्य क्यों है। जैसे हमने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लाया गया था, तो ये पुरानी संस्था हो गई थी। उस समय काल के अनुसार ठीक थी, बट अभी दुनिया बदल चुकी है। 21वीं सदी के तहत ये काम नहीं कर पा रही है। दूसरा, भौगोलिक असंतुलन। देखा जाए तो एशिया से मात्र चीन को शामिल किया गया है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के रूप में। साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कोई नहीं है, साउथ अमेरिका से कोई नहीं है। तो इस तरीके से एक असंतुलन को भी दिखाता है। तीसरा कि वीटो पावर का दुरुपयोग। वीटो पावर का 5 कंट्रियाँ अपने लिए उपयोग करती हैं, दूसरे देशों में की ज़रूरत के अनुसार ये काम नहीं कर रहे होते। मतलब एक तरीके से ये P5 क्लब बन के रह गया है। और इसके अलावा जनसंख्या की बात करें तो जो उभरती हुई कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया हुआ, ब्राज़ील हुआ और साउथ अफ्रीका हुआ, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, फिर भी इनको इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। और तीसरी बात है आर्थिक ताकत। तो आज के समय में आर्थिक ताकत में बदलाव हो चुका है। उस आर्थिक ताकत में देखा जाए तो उन 5 कंट्रियों के अलावा भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, जर्मनी जैसे देश भी उभर के सामने आए हुए हैं, तो उनको भी मिलना चाहिए। तो ये कुछ कारण हुए जिसकी वजह से अनिवार्य कर दिया गया है। मोदी जी कह रहे हैं कि ये अनिवार्य है, विकल्प नहीं। तो इसके बारे में हमें ध्यान से पढ़ना है। ग्रुप 4 क्या है? भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील। कौन? इंडिया, JJB। इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, ग्रुप 4 बोलते हैं। पेज नंबर 8 पे देखते हैं। पेज नंबर 8 पे यहाँ हम पढ़ेंगे कि UNSC में स्थायी सदस्यता की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका भारत की UN में सुधार व अस्थायी सदस्यता का मांग का समर्थन कर रहा है। ठीक है, एक यहाँ नाम लिखा है IBSA देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए IBSA NSA स्थि बैठक संस्था बनाने का प्रस्ताव। देखो IBSA क्या है? तो IBSA, तो I मतलब हो गया इंडिया, B मतलब हो गया ब्राज़ील, सा मतलब हो गया साउथ अफ्रीका। यानी इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका मिल करके IBSA बनता है। तो IBSA डिजिटल नवाचार गठबंधन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। यानी G20 की बैठक में अलग से एक बातचीत में सब बातें हुई हैं। तो IBSA समूह दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक शासन प्रणाली में सुधारों को आगे बढ़ाने, विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला
सशक्तिकरण, सौर ऊर्जा जैसे 40 क्षेत्रों में परियोजनाओं के समर्थन में इप्सा निधि की सराहना करते हुए उन्होंने दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए जलवायु अनुकूल कृषि इप्सा निधि का प्रस्ताव भी रखा है। एक बात ये भी आप समझिए कि ये G20 का शिखर सम्मेलन अफ्रीकी देशों में, अफ्रीकी धरती पर पहली बार हुआ है, साउथ अफ्रीका में। ग्लोबल साउथ देशों के समांतर 4 बार G20 अध्यक्षता का नतीजा है, यानी ग्लोबल साउथ में अब तक 4 बार G20 की बैठकें हो चुकी हैं। और एक जानकारी यहाँ और है कि AI इम्पैक्ट का अगली बैठक भारत में होगी, 2026 में होने वाली है, इसको भी याद रखें। G20 की अगली बैठक अमेरिका में होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका में होनी चाहिए थे, परंतु दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिका को अध्यक्षता नहीं सौंपी। क्यों नहीं सौंपी? क्योंकि अमेरिका के कोई बड़े लीडर नहीं आए, बल्कि उनके कोई राजदूत ही को भेजा गया था कि वो ले, तो दक्षिण अफ्रीका ने अभी मेज़बानी उनको नहीं दी। तो हमको देखना है हमें 2026 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? अमेरिका करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सोशल सफ़ेद पोशाक मतलब वाइट कॉलर जो टेररिज्म आया हुआ है, इसके पीछे का एक बड़ा कारण जो है सोशल मीडिया को बताया जा रहा है। इसमें एक्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसके द्वारा उनसे संपर्क किया जाता है, ये उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, या फिर उनको पैसे दे करके अपनी तरफ किया जा रहा है। वाइट कॉलर वो होते हैं जो एक अच्छे खासे किसी प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, ये सब हो सकते हैं, इस वजह से उनको वाइट कॉलर कहते हैं। एक यहाँ है कि दुनिया ने गंवाया एक और मौका जब आप परिवर्तन की बाजी हारी, यानी COP30 के सम्मेलन में वित्त पोषण पर जो सहमति नहीं बनी, उसकी पे बात कर रहा है कि पेरिस समझौता 2015 में हर साल $100 बिलियन की बात की गई थी, लेकिन अभी भी उसमें वित्त पोषण नहीं किया जा रहा है। जलवायु वित्त पोषण पर सहमति नहीं बनी, तो इस प्रकार से देखा जाए तो पेरिस करार में जो 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमित रखना था, कैसे रख पाएंगे? तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे कि COP30 में पेरिस समझौते के तहत जो कुछ भी निर्णय लिए गए थे उन पर अभी खरा नहीं उतरा। 1 दशक बीत चुके, लेकिन 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने वाली तापमान को रोकने के पास हमारे पास कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए। यदि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर चरम जलवायु घटनाएं होंगी, जैसे सूखा, बाढ़, आगम लहरें बढ़ेंगी, अरबों लोग प्रभावित होंगे। हमें जीवाश्म ईंधन के चरणबद्ध उन्मूलन में तेजी लानी होगी, और ताकि अब से कम 5% वार्षिक वैश्विक उत्सर्जन में कमी हासिल की जा सके। पहला कदम ये होगा कि हमें जीवाश्म ईंधन में कमी लाई जाए। दूसरा ये है, बता रहे हैं कि अगले दशक के भीतर वैश्विक खाद्य प्रणाली में बदलाव करना होगा, ताकि प्रतिवर्ष 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने में सक्षम हो सके। तीसरा है, हर साल वायुमंडल में अतिरिक्त 5 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने और उसे ज़मीन में सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के नए तरीके अपनाने की आवश्यकता है। तो इन्होंने एक वे फॉरवर्ड के रूप में बताया है कि चुनौतियां ये हैं कि भाई अभी तक हम पेरिस के समझौते पे खरा नहीं उतरे, और वह समाधान यही बता रहे हैं। पहला कि जीवाश्म ईंधन को घटाइए, दूसरा खाद्य प्रणाली में परिवर्तन लाइए, और तीसरा ये है कि हम और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाएं कैसे, इस पर भी बात करनी चाहिए। ये यहाँ पे दिल्ली में जो कचरे का पहाड़ बन जाता है उसके बारे में है। तो आप उत्तर लिखते वक्त हम 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कूड़ा कचरा कहाँ है, तो भलसवा में है, गाजीपुर में है, ओखला में है। बस नाम इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे इतना कूड़ा निकलता है कि बन गया। जानकी माता मंदिर कहाँ है, तो बिहार में है, ये आप याद रखिए। जानकी माता मंदिर कहाँ है, बिहार में है।
इसके बाद हम देखते हैं कि भारत का जो तेजस अभी क्रैश हुआ है उससे संबंधित है। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है, तो भारत ने स्वदेशी रक्षा प्रणाली, स्वदेशी कौन कौन से हमारे पास है, आकाशतीर, ब्रह्मोस मिसाइल और लड़ाकू विमान तेजस को हम बना रहे हैं। भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए हो गया है। ये बात ध्यान देने की बात है। हाँ, ये 2016 में भारतीय वायुसेना ने तेजस का पहला बेड़ा बनाया। हल्की किस्म के विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल ने किया है। इसका ढांचा कार्बन फाइबर से बना है। इसे धातु की तुलना में बहुत हल्का और मजबूत बनाता है। इसमें भीतर सेंसर रडार लगे हुए हैं। जमीन अभी हम इससे ये ज़मीन से लेकर हवा में दागी मिसाइल को भी पता लगा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तेजस MK-1 अभी बनाया जा रहा है, जो उन्नत संस्करण जल्द तैयार होने वाला है। तेजस MK-1 जो हवा से सतह मिसाइलों और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 से लैस हो गई। तो मतलब तेजस में इतनी खूबी डाल दी जा रही है, फिर भी तेजस का क्रैश होना हमारी आत्मनिर्भरता को एक झटका लग सकता है। ये है नशे की जाल में उलझती हुई युवा पीढ़ी। नशे की जाल में उलझती युवा पीढ़ी से आशा ये है कि जहाँ एक तरफ लोग मादक नशा में हैं, जैसे अगर आप कोई नशा करते हैं तो नशा छुड़ाने के नशा केंद्र में जाएंगे। नशा केंद्र में जो दवा दी जाती है, धीरे धीरे वह व्यक्ति उस दवा का ही नशा के लती हो जा रहा है। फिर वो दवा जो अभी तक फ्री में दी जा रही थी, फिर वही दवा उनको अधिक कीमतों पर दिया जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि एक अलग तरीके का नशा इंटरनेट डिजिटल एडिक्ट, यानी आप डिजिटल के भी एडिक्शन हो रहे हो। इसमें ज़्यादातर केरल से केस आ रहे हैं, पूरे देश में हो रहा, केरल में आ रहे हैं। तो हमें नशे की जाल में उलझती पीढ़ी पे निबंध लिखना हो तो हम बताएंगे कि नशा का एक दूसरा रूप ये है, नशा मुक्ति केंद्र में भी नशा की लत लग जा रही है। दूसरा, डिजिटल एडिक्शन भी आ गया है। और उसके बाद हम देखते हैं अगला, न्यायमूर्ति सूर्यकांत शपथ ले रहे हैं। भारत के 53वें CGI होंगे। ये याद रखने की बात है कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे CGI बनते हैं। तो कोलेजियम सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है। कोलेजियम सिस्टम क्या है? कोलेजियम सिस्टम जजों की नियुक्ति कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रांसफ़र से संबंधित एक प्रणाली है जिसमें CGI और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश जो है जज की नियुक्ति या फिर ट्रांसफ़र को लेकर के केंद्र सरकार को सिफारिश करते हैं। उन्हीं में से किसी नाम को सरकार को चुनना होता है। तो ये हमने देख लिया। तो इनका जो कार्यकाल होगा 15 महीने का होगा। फरवरी 2027 में रिटायर होंगे। एक लंबा समय लेके आए हैं, इन्होंने कभी महत्वपूर्ण निर्णय भी दिए हुए हैं, जिसमें इसमें लिखा हुआ है 370 में थे, बिहार मतदाता में थे, पेक्सस स्पाईवेयर में थे। तो इस तरीके से है। इनका एक निर्देश दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत बार एसोसिएशन में 1/3 सीट महिला के राशि होनी चाहिए। एक बड़ा कदम है, क्योंकि भारत के अंदर न्यायपालिका में महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। अल्मोड़ा में स्कूल के पास जिलेटिन की छड़ें मिली हुई हैं। तो जिलेटिन एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वैसे इसका इस्तेमाल दवाई बनाने में, कैप्सूल बनाने में किया जाता है। ये वैसे डायरेक्ट विस्फोटक पदार्थ नहीं है, परंतु यदि इसमें नाइट्रोग्लिसरीन मिला दिया जाए, क्या नाइट्रोग्लिसरीन मिला दिया जाए तो जिलेटिन डायनामाइट बन जाता है, जो विस्फोटक पदार्थ का रूप ले सकता है। इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और हमारे पास विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4 का भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 के तहत ज्ञात बच्चों का मुकदमा किया गया है। ये हमने देख लिया। इसके पश्चात हम देखेंगे कि हर साल पराली से बन सकती है 270
करोड़ की नवीकरणीय ऊर्जा। तो IBA भारतीय बायोगैस एसोसिएशन का कहना है कि हम हर साल 270 करोड़ नवीकरणीय ऊर्जा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उसमें बड़ा योगदान पराली जला देने की वजह से होता है। तो ये एक क्रांतिकारी चीज़ है कि पराली जलाने के हम नवीकरणीय ऊर्जा बनाएं। पराली का यदि बायोगैस में किया जाए तो हर साल 270 करोड़ रुपये नवीकरणीय ऊर्जा बन सकती है। बहुत ही अच्छा कदम होगा यदि ऐसा हुआ। ये हम देखते रहे, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि राज्यपाल विधेयक को निश्चित काल तक नहीं रोक सकते। इसके अलावा देखते हैं, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, किसी भी एग्ज़ाम पूछ सकते हैं कि भारतीय महिला टीम ने दृष्टि बाधित T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है। कहाँ जीता है? कोलंबो में जीता है। किसको हराया है? नेपाल को हरा के जीता है। नेपाल को हरा के जीता है। ये पहला आयोजन है, दृष्टि बाधित महिला क्रिकेट विश्व कप का पहला आयोजन था और भारत ने जीत दर्ज की। तो भारतीय महिला टीम को बहुत बहुत बधाई। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। और इसमें 4 नए खेल जोड़े गए हैं, कैनोइंग, कायाकिंग, साइकिलिंग और बीच वॉलीबॉल जोड़े गए हैं। इस तरीके से छोटे एग्ज़ामों में आते हैं, जैसे किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। थैंक यू।